दुनिया का कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत ना करे, लेकिन जब बच्चे अपने खुद जवानी के दहलीज पर पहुंचते हैं तो अपना फ़ैसला खुद लेना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन उनका एक गलत फ़ैसला जो होता है पूरे परिवार के लिए जो होता है उन पे भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ, जिस वजह से एक लड़की इस तरीके से दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है इससे ना कोई सुन पाता है ना समझ पाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है हरियाणा का, और ठीक उसी का एक शहर पड़ता है बल्लभगढ़, और उसी का एक थाना पड़ता है आदर्श नगर, और ठीक उसी का एक इलाका पड़ता है सुभाष नगर। वहीं के रहने वाले होते हैं अमन सिंह। टोटल उनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी होती है कविता सिंह और छोटी बेटी होती है राधिका सिंह, जिसकी उम्र 22 साल होता है। और कविता सिंह जो होती है उसके आज ठीक 4 साल पहले जो होते हैं अमन सिंह काफ़ी तौर तरीके से शादी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच जो होती है राधिका अपनी पूरी पढ़ाई जो होता है अपने इलाके में रहकर BSc कंप्लीट कर रही होती है। तभी उसी बीच जो होता है अमन सिंह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। इनका घर का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है अमन सिंह के उसी कमाई की बदौलत पूरे घर का पारिवारिक खर्चा भी चल रहा होता है। इनका परिवार जो होता है काफ़ी सुखीमय होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 5 फरवरी का, वही शाम का लगभग टाइम होता है 5 बजे का। उसी बीच राधिका जो होती है अपनी माँ से बोल के लिए मार्केट निकल जाती है। जाने के बाद लगभग 2 घंटे बीत जाता है। राधिका माँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आधी रात का अभी तक लौट के क्यों नहीं आई। इसी वजह से राधिका का काफ़ी वेट करती है। लगभग 3 घंटा बीत जाता है। जब लौट के नहीं आती तो उसी बीच राधिका के जो पिता होते हैं अमन सिंह को जो होता है तुरंत ही फ़ोन करके उसकी माँ सूचना दे देती है। और जैसे अमन सिंह खबर पाते हैं तुरंत ही उसी समय अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद राधिका की माँ और अमन दोनों मिलकर जो होते हैं अपनी बेटी राधिका की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। पहले तो अड़ोसी पड़ोसी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन पता चलता वहाँ भी राधिका नहीं आई। पूरे गांव में घर घर जाके तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर राधिका का अता पता नहीं चलता। इसी बीच अमन सिंह जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशानी के बीच जो होता है राधिका के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, और जैसे ही कॉल करते हैं उसी समय राधिका का मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ निकल जाता है, क्योंकि वह सोच बैठते हो ना हो राधिका के साथ उस समय कुछ अनहोनी तो हो गई है, क्योंकि आज तक हमारी बेटी बिना बताए घर से निकली नहीं है, लेकिन निकली है तो वह जल्द से जल्द वापस ज़रूर चली आती है। इसी वजह से अमन अपने बेटे को लेकर जो होता है दूसरे गांव में तलाशी करते हैं, लेकिन वहाँ भी अपनी बेटी का अता पता नहीं पाते हैं। इसी बीच रातों रात जो होता है अपने नज़दीकी थाने आदर्श नगर में जाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं तुरंत ही उनके सामने अपनी बेटी राधिका की पूरी आप बीती बताते हैं। बताने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी तुरंत ही राधिका का फ़ोटो लेकर मोबाइल नंबर लेकर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। उनसे बोल देते हैं कि आप घर चले जाइए, आपकी बेटी जल्द से जल्द आपके पास लौट आएगी। अमर सिंह जो होते हैं उसी समय थाना प्रभारी की बात सुनकर अपने घर चले आते हैं। लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, ना ही राधिका लौट के आती है, ना पुलिस को जो होता है राधिका के बारे में कोई अता पता लगता है। इसी बीच दोबारा जो अमन सिंह थाने में जाते हैं, अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो होते हैं उसी समय थाना प्रभारी उनकी बेटी का ना मिलने की सूचना दे देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हताश हो जाते हैं। थाना प्रभारी उसी समय जो होते हैं अमन सिंह से पूछ लेते हैं, क्या तुम्हारी बेटी का किसी के साथ रंजिश है? क्या आपका भी किसी के साथ रंजिश है? अमन सिंह कह देते हैं, नहीं साहब, हमारा ना किसी के साथ रंजिश है, ना हमारी बेटी का किसी के साथ रंजिश है, क्योंकि हमारी बेटी सिर्फ अपने घर के कामों में ज़्यादातर ध्यान रहती और किसी से फोकट में बात करने से मतलब नहीं रखती थी। इसी वजह से हमारा पूरा विश्वास है कि कोई अपना नहीं हो सकता, और हमारी बेटी अगर गई होगी तो वह बिना बताए कहीं नहीं गई होगी। इसीलिए पुलिस जो होती है या सोच बैठती हो ना हो इनकी बेटी किसी आशिक के साथ ज़रूर घर से फरार हो गई होगी। ये पुलिस जो होती है अब राधिका का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है, और जब CDR डिटेल निकालती है उसी नंबर में जो होता है एक नंबर
काफ़ी दिन और काफ़ी बार जो था घंटे बातें हुआ करती थी। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है यह नंबर कोई अपना होगा। जब उस नंबर के बारे में पुलिस जानकारी पता करती है, पता चलता उस नंबर का बात करने वाला व्यक्ति होता वीरेंद्र दयाल। पुलिस जो होती जैसे वीरेंद्र दयाल के नाम के बारे में जानकारी लेती है, उसी समय आकर अब अमन सिंह से पूछने लग जाती है कि आखिर वीरेंद्र दयाल है कौन। अमन सिंह तुरंत ही बिना किसी हिचक के कह जाते हैं कि साहब यह हमारा बड़ा दामाद है जो फरीदाबाद के ही सेक्टर 8 का ही रहने वाला है। आए दिन हमारे जो होता घर आता जाता रहता है। पुलिस तुरंत ही कह बैठती हो सकता है तुम्हारी बेटी के साथ जो होता है वीरेंद्र दयाल ने ही कुछ किया हो। लेकिन उसी समय अमन कह बैठते हैं कि नहीं साहब, वह हमारे साथ तो हमारी बेटी की तलाशी करवा रहा है, वह कैसे कर सकता है, हमें पूरा विश्वास है वह हमारी बेटी के साथ कुछ अनहोनी नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय अब अमन के काफ़ी कुछ पूछती है। जब पूछती है तो उनके लफ्ज़ों में कुछ ना कुछ हिचकिचाहट जरूर होती है। इसीलिए पुलिस अब तुरंत जो होती है इस केस की छानबीन करने के लिए अब वीरेंद्र का मोबाइल नंबर पूरा कार डिटेल निकलवा लेती है। और जब निकलवाती उसी डिटेल में जो होता है दोनों का जो होता है उसी समय अब राधिका और साथ में वीरेंद्र का मोबाइल का जो लोकेशन होता है साथ एक साथ दिखा रहा होता है। पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो इसमें जो होता है वीरेंद्र का ज़रूर हाथ है। इसीलिए पुलिस अब तुरंत ही वीरेंद्र को कस्टडी में लेने के लिए उसके इलाके में जाती है और जाने के बाद तुरंत ही उसके इलाके से धर दबोचती है, उसको थाने ले आती है। ले आने के बाद पुलिस जो होती है उसके सामने उसी समय राधिका का पूरा सीडीआर डिटेल निकाल के रख देती है। और जब रखती है तो पुलिस जो होती है उसी समय अपना जो होता है पुलिसिया अंदाज दिखाना शुरू कर देती है। और जैसे दिखाने लगती है बिना किसी दबाव के वीरेंद्र पुलिस के सामने टूट सा जाता है, क्योंकि वीरेंद्र कोई ऐसा शातिर मुजरिम था नहीं कि पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। इसीलिए पुलिस के सामने तुरंत ही राधिका का हत्या का जुल्म जो होता कबूल करते हुए एक चौंकाने वाला रहस्य भी खोल देता है, जिसकी वजह से लोग सुनते हैं तो काफ़ी हैरान से रह जाते हैं। असल में अमन सिंह की बड़ी बेटी होती है कविता, जिसकी शादी आज से ठीक 4 साल पहले फरीदाबाद के सेक्टर 8 का रहने वाला होता है वीरेंद्र। उस समय जो होता है जैसे ही कविता के साथ शादी होती है तो कविता जो होती है अपने ससुराल जाकर वीरेंद्र के घर काफ़ी आराम से रहना शुरू कर देती है। लेकिन वीरेंद्र जो होता है अपने घर का खर्चा बर्चा चलाने के लिए दिल्ली में जाकर एक कंप्यूटर में ही प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, जिसकी वजह से वीरेंद्र का घर का पारिवारिक खर्चा जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चल भी रहा होता है। इधर राधिका जो होती है अपने पिता के साथ रहकर वहाँ पर PCA के बाद NCA कोर्स की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच उसका सपना भी होता है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा कंप्यूटराइज बन सके। इसीलिए जो होता है अपने पिता के बलबूते पर काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है। तभी इसी बीच अपनी बड़ी बहन जो होती है कविता की हैं, राधिका का काफ़ी आना जाना होता है। राधिका उस समय देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी, और बोलने में इतना चंचल थी कि अगर उसकी बात कोई सुनता तो उसकी मीठी बातों में उलझ भी जाता है। अब जैसे ही राधिका जो होती है अपनी बहन कविता के यहाँ आना जाना शुरू कर देती, इसी बीच राधिका का अपना जीजा होता है वीरेंद्र दयाल, जो उस समय राधिका की खूबसूरती जो होता है बढ़ती जवानी में देखकर काफ़ी मोहित हो जाता है। इसी वजह से राधिका जो होती है अपने जीजा से भी काफ़ी अपने जीजा के तौर तरीके से काफ़ी बेहतरीन जानकारी भी हासिल कर लेती है। इसी बीच दोनों के बीच वहीं पर धीरे धीरे मुलाकात भी बन जाते हैं। धीरे धीरे इनके बीच हंसी ठिठोले होना शुरू हो जाते हैं। हंसी ठिठोले इस तरह बढ़ जाते हैं कि जो होता है वीरेंद्र अपनी ही साली राधिका से कभी कभी गंदी हंसी मजाक भी कर देता था, जिस वजह से राधिका भी समझ जाती है कि आखिर हमारे जीजा वीरेंद्र का नीयत क्या कह रहा है। इसी वजह से राधिका भी अपने मन में अब वीरेंद्र को अपने मन में बसा चुकी होती है, जिसकी वजह से अब काफ़ी आने जाने लगती है। लेकिन आना जाने इतना बढ़ जाता है कि वीरेंद्र जैसे ही एक दिन अपनी पत्नी कविता को अपने घर पर नहीं देखता, उसी बीच अब राधिका को घर में ले जाकर मीठी मीठी बातों में उलझाकर दोनों सहमति कर लेते हैं। सहमति के बीच अपने ही घर में वीरेंद्र अपनी ही पत्नी के बेड पर संबंध बना देता है, और संबंध का जो सिलसिला होता है अब आए दिन जो होता है चलना शुरू हो जाता है। और तभी जो होता है राधिका अपने जीजा से कह बैठती है कि हमें जीजा जी आपसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो गया, इसीलिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं। और जैसे इस बात को अब वीरेंद्र सुनता है तुरंत ही शादी के लिए हामी भर लेता है। हामी भरने के बाद आए दिन जो होता है अब राधिका वीरेंद्र से ही शादी के लिए काफ़ी दबाव मानना शुरू कर देती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आनी करके जो होता है वीरेंद्र राधिका की शादी की बात को टाल देता था। धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतते बीतते 1 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच जैसे ही अब राधिका को लगने लगता कि हमारा जीजा जो होता हमारे साथ शारीरिक खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए राधिका अपने जीजा के ऊपर काफ़ी दबाव मारती है, काफ़ी ज़्यादा हड़का भेज देती है। तब भी जो होता है वीरेंद्र राधिका को बात को सुनने वाला नहीं होता है।
लेकिन जब राधिका काफ़ी गुस्सैल होगी, उसी बीच फ़ोन के थ्रू जो होता है वीरेंद्र को फ़ोन करते हुए बोल देती है कि जीजा जी अगर हम इससे शादी नहीं करेंगे तो इस चीज़ की शिकायत अपनी दीदी से कर लेंगे। और जैसे यह बात को वीरेंद्र सुनता हुआ कहने लगता, ठीक है, हम तुम्हारी दीदी के रहते ही तुमसे शादी कर लेंगे। और यही बात लेकर अब जो होती है राधिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आए दिन जो होता है मुलाकात होना भी शुरू हो जाता है, होने भी लगता है, समय बीतने लगता है। लेकिन जब दोबारा कभी जो होता है राधिका वीरेंद्र से अपनी शादी की जिक्र करती, उसी बीच जो होता है आना कर करके बात टाल देता है। और जैसे राधिका को पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारा जीजा हमारी शादी को लेकर काफ़ी उलझन में है और हमसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए घटना से ठीक 15 दिन पहले जो होता है राधिका अपने जीजा के घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वही रात का टाइम होता है। उसी बीच राधिका जो होती है अब वीरेंद्र से बोल बैठती है कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ़ जो होता है थाने में जाकर शोषण का आरोप लगाकर तुमको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे और साथ में इस चीज़ की सूचना पूरे घर वालों को दे देंगे। और वहाँ से तुरंत ही अपने घर चली आती है। और उसी दिन से जो होता है वीरेंद्र पूरी रात न दिन जो होता है चैन से सो पाता न रह पाता है। तभी बीतते बीतते लगभग 14 दिन का वक्त बीत जाता है। 4 फरवरी का दिन होता है। उसी बीच वह सोच बैठता है कि हो ना हो हमारे रास्ते की जो कांटा बन रही है या हमारी साली राधिका बन रही है। क्योंकि अगर हम राधिका से शादी करेंगे तो हमारी जो पत्नी खूबसूरत भी है तो साथ में बहुत काफ़ी हटेली है। अगर वह जानकारी पा जाएगी तो हमको कहीं की नहीं छोड़े, क्योंकि हमारा एक लगभग 2 साल का बच्चा भी है। इसीलिए तुरंत ही अपने मन में यह ख्याल ला जाता है या तो अपनी पत्नी को हम अपने घर में रखें या तो अपनी साली राधिका को। उसी समय दो झोले में उलझ जाता है। इसीलिए तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी बिताने का निर्णय लेता है और अपनी साली को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। और तभी 4 फरवरी का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी बीच वीरेंद्र अब राधिका के पास फ़ोन कर देती है। वह कहने लग जाता है कि हम तुमसे शादी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, काफ़ी ख़ास चर्चा है और तुम जो है बल्लभगढ़ के ही बस स्टैंड पे पहुँचो। अब जैसे इस बात की राधिका सुनती है तो पूरी रात सो नहीं पाती है। सुबह का जो होता है 5 फरवरी का दिन होता है, वही लगभग शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम 4 बजे के आसपास जो होती है राधिका अपने घर से बस पकड़ बल्लभगढ़ स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां पर उसका अपना ही जीजा खड़ा होता है, अपना ही बाइक लेकर वीरेंद्र। और जैसे ही देखती है का खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दोनों जाकर वहीं प्यारी प्यारी बातें करके जो होता है वीरेंद्र अपनी साली जो होती है राधिका को अपनी बाइक पर बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद वीरेंद्र जो होता है अपनी बाइक को हाँकते हुए फिरोजाबाद के ही सेक्टर 18 के ही आगरा कैनाल के पास वहाँ ले आता है। वहाँ ले आने के बाद वहाँ नदी का किनारा होता है और वहीं पर पूरा रात का सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा होने के बाद वहीं पर मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच जो होती है दोबारा वही बात अब दोबारा जब छेड़ देती है तो इसी बात को लेकर वीरेंद्र भड़क जाता है। भड़कने का तुरंत ही राधिका का दुपट्टा उसके गले से खींच लेता है, उसके गले में लगाकर ज़ोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से राधिका वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। तुरंत ही उसके बॉडी को उसी नद में डम कर देता है। डम करने के बाद उसका मोबाइल जो होता है स्विच ऑफ करके तोड़ के फेंक देता है। इसके बाद आराम से अपने घर रह जाता है। इधर जैसे राधिका का गुम होने की खबर जो होता है उसके पिता अमन सिंह को लगता है तो अमन सिंह जो होते हैं अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं। थाने के जाने के बाद गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता। और पुलिस जैसे ही अमन के ही द्वारा इस सच्चाई को अपने सामने सुनती है, सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उसके बताए हुए ठिकाने पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। वहां पर काफ़ी जो होते हैं गोताखोर लगाती है। लगाने के बाद भी राधिका का बॉडी पुलिस के हाथ नहीं लगता, जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसीलिए पुलिस यह जानना चाहती थी कि 5 से 6 फरवरी के बीच जितने भी थाने में कहीं पर अगर कोई सूचना मिली हो या गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो या बॉडी मिला हो तो तुरंत इतला किया जाए। और पुलिस इसी कोशिश में लगी रहती है। और तभी पता चलता है पलवल के ही सदर थाने में 5 फरवरी के रात के टाइम में ही एक वहाँ पर नदी के किनारे डेड बॉडी अड़की हुई मिली थी और पुलिस को कब्जे मिली थी। लेकिन 3 से 4 दिन लोगों से शिनाख्त करवाई, काफ़ी लोगों से इस चीज़ के लिए फ़ोटो भेजी, लेकिन कहीं पर उस लड़की के बारे में पता नहीं चला, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस जो होती है लवारिस लाश समझ के उस बॉडी का अच्छे से देह संस्कार कर देती है। और जैसे ही थाना प्रभारी को उस बात को पता लगता, थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय अमन सिंह को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर वह पलवल के ही उसी थाने में और सदर में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो होता है पुलिस उनके सामने उस लड़की का कुछ कपड़े और जूते और कुछ बैग दिखाती है, जिसको देखते हैं तुरंत ही अमन सिंह पहचान लेते हैं कि हमारी बेटी जो होती है राधिका है। तुरंत ही वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब इन्हीं सब सबूतों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय ले जाकर
अब राधिका के अपने ही जीजा जो होते हैं वीरेंद्र को ले कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।